हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में जर्नल चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री एंड ओपनिंग जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। अब देखो बच्चों, हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर एक बिजनेस को फिनेंशियल ईयर के एंड में बुक्स को क्लोज करनी होती है। अब उस टाइम में अगर कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसकी अकाउंटिंग की जाती है। जैसे कोई खर्चा है जो आउटस्टैंडिंग है, या कोई एक्सपेंसेज है जिसे एडवांस में पे कर दिए, या कोई इनकम है जो अक्रूड है और उसका पेमेंट नहीं मिला है, या फिर कोई अनअक्रूड इनकम होते हैं। इसके अलावा डिप्रिसिएशन चार्ज करने होते हैं एसेट पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट देने होते हैं, फिर ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करने होते हैं। ये सब क्या है, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री का पार्ट होता है। उसके बाद जब हम बुक्स क्लोज कर देते हैं तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे यानी 1 अप्रैल को हमें एक ओपनिंग जर्नल एंट्री करनी पड़ती है, जिसमें कि हम बैलेंस शीट के असेट, कैपिटल और लायबिलिटीज को क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं टू द नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर, यानी इसे बोला जाता है ओपनिंग जर्नल एंट्री। तो आज के क्लास को मैं बोल सकता हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टेक्निकल रहने वाला है और सबसे मजेदार भी रहने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलो लेट्स बिगिन द टुडे क्लास। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग फटाफट जानते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है। सर, एडजस्टमेंट एंट्री होता है कि जिस दिन हमारा फिनेंशियल ईयर एंड होता है, यानी कि 31 मार्च को हमारा फिनेंशियल ईयर क्या होता है, क्लोज होता है हर साल। सर, जो कैलेंडर ईयर फॉलो करती है उसके लिए होता है 31 दिसंबर। यानी आपको दो तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक तो हो सकता है जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करती है 31 मार्च, और कुछ जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं वो अपने बुक्स को क्लोज करते हैं 31 दिसंबर। तो इस डेट को क्या होता है कि ये चेक करना पड़ता है कि कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो पेंडिंग है, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। उसकी क्या की जाती है, एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। तो हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं कि जो एंट्री हम लोग प्रिपेयर करते हैं, एंट्रीज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर, कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। जो हम लोग एंट्री एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर प्रिपेयर करते हैं उसी को एडजस्टमेंट एंट्री बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, चलो अब हम लोग फटाफट एडजस्टमेंट एंट्री का आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट जो हम लोग का होता है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक का। इसका क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री, स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। सर, ये क्या होता है? तो चलो इसको हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। वैसे मैंने आपको जो आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स था उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, फिर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको डिटेल में समझने वाले हैं। चलो देखो फटाफट। तो देखो, हमने मान के चलो अप्रैल 1 को अपना धंधा शुरू किया, और मैंने क्या बोला कि हर साल हम 31 मार्च को बुक्स क्लोज करते हैं। कब क्लोज करते हैं सर? 31 मार्च को। तो अब आप देखो कि ये अप्रैल 1 से लेके 31 मार्च तक आपने बहुत सारे गुड्स खरीदे होंगे, बहुत सारे गुड्स क्या किए होंगे, परचेज किए होंगे, बहुत सारे गुड्स परचेज किए होंगे। ठीक है, बहुत सारे आपने पूरे साल भर में आपने बहुत सारे गुड्स खरीदे। अब ठीक है, मैं आपको गुड्स का बक्सा भी बना देता हूं। देखो, ये सारे गुड्स हैं जो आपने खरीदे या फिर आपने बनाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो तो खुद खरीदे या फिर मैन्युफैक्चरिंग किए। ठीक है, अब देखो पूरे साल भर में क्या हुआ कि आपके इतने सारे बॉक्स यानी इतने सारे गुड्स क्या हुए, बिक गए। गुड्स सोल्ड हो गया। ठीक है,
यानी आपने पूरे साल भर में गुड्स को, जितने गुड्स खरीदे थे उसमें से, या गुड्स जितने बनाए थे उसमें से कुछ गुड्स आपने बेचे होंगे, और कुछ गुड्स ऐसा होगा जो अभी भी पड़ा हुआ होगा। ये जो दो बक्से हैं ये क्या है, गुड्स जो अनसोल्ड हैं। क्या है, गुड्स अनसोल्ड। वो भी कब, एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर। अब देखो यहां पे हम 31 मार्च को बुक्स क्लोज करते हैं। अब यहां पे जितने भी गुड्स बचे हुए होंगे 31 मार्च को, जितने भी गुड्स बचे हुए होंगे जो बिक नहीं पाए होंगे, उसी को बोला जाता है सर क्लोजिंग स्टॉक। उसी को क्या बोला जाता है, क्लोजिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, क्लियर हो गया कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। तो इसे मैं आपको एक लाइन में आपको लिखा देता हूं कि वो स्टॉक वो जो अनसोल्ड गुड्स का स्टॉक है, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, वो कब, एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर। स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स वो भी कब, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये जो अकाउंटिंग पीरियड है, जिस दिन अंत हुआ है उस दिन जो हमारे पास अनसोल्ड गुड्स पड़ा हुआ है उसी को क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। सर आप मतलब तो ऑलरेडी बता दिए थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, ठीक है, अब आगे बढ़ो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। अब देखो बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरली नहीं दिखाया जाता है। अब आगे चल के एक चैप्टर पढ़ोगे ट्रायल बैलेंस, आप क्या देखोगे कि वो ट्रायल बैलेंस के जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी रहती है। ठीक है, क्यों दी रहती है, क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है सर, तो जर्नल एंट्री की जब जरूरत नहीं पड़ती है तो फिर आप क्या बता रहे हो, यहां पे तो जर्नल ही आप बता रहे हो। हाँ बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं कि बुक्स ऑफ अकाउंट में तो जर्नल एंट्री नहीं करनी पड़ती है, बट हमें उसे ट्रांसफर करना पड़ता है। ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसे हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, जिससे हमें सही ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की पता चल सके। अब देखो जितना परचेज हमने कर रखे हैं, जैसे आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे बक्स से गुड्स परचेज कर रखे, हम अगर सारा का सारा परचेज को खर्चा मान लेते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सही प्रॉफिट वो है वो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि कुछ ऐसा है जो बिका हुआ नहीं है तो उसको हम कैसे खर्चा का हिस्सा मान ले। आज नहीं बिका है तो जब अगला साल है उस टाइम में तो बिकेगा, तो उसको हम खर्चा में से क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब जैसे मैंने 10 बक्से का मान के चलो हमने खर्चा रिकॉर्ड किया है परचेज, तो 2 बक्सा नहीं बिका तो उस 2 बक्सा को हम खर्चा से बाहर करते हैं। इसीलिए आगे चल के जब आप फाइनल अकाउंट सीखोगे तो आप देखोगे क्लोजिंग स्टॉक को खर्चा से बाहर कर दिया गया है। तो वो जो ट्रांसफर करने का एंट्री होता है क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में, वो हम लोग सीखेंगे यहां पे। ठीक है, चलो तो यहां पे 2-4 पॉइंट और यहां पे आप लिख लो, नोट कर लो। मैंने ये बता दिया कि ये क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है। उसके बाद अब यहां पे आप लिखो कि जनरली कोई एंट्री प्रिपेयर नहीं होती है। जनरली नो एंट्री इज प्रिपेयर, जनरली नो एंट्रीज इज पोस्टेड, कोई एंट्री पोस्टेड नहीं होती है इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री पोस्टेड नहीं होती है। ठीक है, फॉर क्लोजिंग स्टॉक जनरली नो एंट्री इज पोस्टेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर क्लोजिंग स्टॉक, यानी हम क्लोजिंग स्टॉक के लिए कोई भी जर्नल एंट्री प्रिपेयर नहीं करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसीलिए आप देखोगे कि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रहता है, तो यहां से आपको वो भी क्लैरिटी आपको मिल रहा है। ठीक है, बट हमने एक बात तो ये बोल दिया कि क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में नहीं दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा बात ये बोल रहे हैं कि हमें करेक्ट प्रॉफिट चाहिए, करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, ग्रॉस लॉस चाहिए, तो उसके लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना पड़ता है, फाइनल अकाउंट में यानी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो क्या मैं बोल रहा हूं कि क्लोजिंग स्टॉक इज ट्रांसफर्ड, क्लोजिंग स्टॉक इज ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है टू डिटरमाइन करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट।
टू डिटरमाइन करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट। हमें करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट की पता लगाने के लिए, करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट की पता लगाने के लिए, या ग्रॉस लॉस भी हो सकता है, तो ग्रॉस लॉस की पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफर कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो यहां तक बच्चों लिख लो। उसके बाद हम लोग इसकी जर्नल एंट्री, ये ट्रांसफर करने की जो जर्नल एंट्री है वो लिखते हैं। जर्नल एंट्री क्या बनाने वाले हैं सर इसकी? ठीक है, अब देखो बच्चों, आप लोग, हम जो भी नोट्स लिखाते हैं उसको अपने कॉपी में साथ ही नोट करते चलना। ऐसा नहीं कि चलो वीडियो अभी देख लेते हैं, नोट्स बाद में कर लेंगे, इससे आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी। आपका प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि अगर हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप वहां पे रुक के सुनना चाहते तो आप सुन लो, उसके बाद वीडियो पॉज कर दो और जो भी नोट्स है उसको फटाफट लिख लो। ठीक है, अब देखो, आपको मोबाइल से भी क्लास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आजकल YouTube बहुत सारे फीचर, नए नए फीचर लॉन्च किए हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ा 2 लाइन बता देता हूं कि देखो, आपको कोई ऐसा वर्ड है जो दिख नहीं रहा है अच्छे से, तो आप जूम कर सकते हो। ठीक है, जूम करने का फीचर है। दूसरा बात, आपको लग रहा है कि सर थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, हमें स्पीड में पढ़ने की जरूरत है, यानी हमारा स्पीड थोड़ा ज्यादा है, सर का स्पीड थोड़ा स्लो है, तो आप स्पीड को 1.25 में बढ़ा सकते हो, 1.5 में, उससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उस तरह से आप कर सकते हो। देखो, आपके पास बहुत सारी फैसिलिटी है, बस एक चीज याद रखना कि आपका क्लास के साथ साथ आपका नोट्स भी बन के तैयार होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जाम के टाइम में आप इसको रिवाइज करने के लिए आप फिर से वीडियोज देखोगे। आपको एग्जाम के टाइम के लिए खुद का नोट्स होना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए मैं बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये बिलीव कर रहा हूं कि कोई मेरा वीडियो, बहुत ही दूर दराज से बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है, जो कोई कोचिंग नहीं कर रहा है, किसी और पे डिपेंड नहीं है, वो बस मेरा क्लास करके उसका ड्रीम है कि वो टॉप करे, स्टेट में टॉप करे। तो मैं इस तरह से प्लान करता हूं, इस तरह से अपने, देखो, मैं आपको पढ़ाने के लिए बहुत सारी रिसर्च करता हूं, मैं खुद बहुत सारे बुक्स की नोट्स खुद तैयार करता हूं, तब जाके आपके सामने में आता हूं पढ़ाने के लिए। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली गोल क्या है, देखो बहुत सारे क्लासेज है जो पढ़ाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली गोल, अगर मैं भी कुछ पढ़ा रहा हूं तो मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैं कुछ और आप लोगों के लिए वैल्यू एडिशन ला पाऊं और भी अच्छे से पढ़ा पाऊं। तो इसीलिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी उसी तरह से मेहनत कर रहे होंगे और अपना नोट्स तैयार कर रहे होंगे। और मैं जिस सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ा रहा हूं, आपका ये बनता है कि जो भी क्लास आ रहे हैं, जनरली मेरे क्लास 4 बजे आते हैं, अगर किसी भी वजह से 4 बजे मिस हो जाता है तो वो क्लास मैं 6 बजे 8 बजे रिकॉर्ड करता हूं। ठीक है, तो आपको जिस दिन मैंने क्लास डाला उसी दिन आपको क्लास करने, ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं कुछ, आप पढ़ रहे हैं कुछ। आपको रेगुलर, एक आप कैसे पढ़ते हो, जैसे ट्यूशन पे सर लाइव क्लास जाते हो, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपको आज नहीं करने का मन है तो आप क्लास नहीं जाते हो, तब तो ऐसे में क्लास आपकी मिस हो जाएगी, आपकी कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगी। वो तो आप लोग का किस्मत अच्छा है कि आपके जमाने में यूट्यूब आ गया कि चलो अभी नहीं पढ़ रहे तो चलो 2 घंटा के बाद देख लेते। हम लोग के जमाने में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, रोज डिसिप्लिन वे में क्लास जाना पड़ता था। आप लोगों को भी उसी डिसिप्लिन वे में आपको भी पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, चलो, तभी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे और अच्छा आपका जो मेरा जो एम्बिशन है, मेरा एक ही एम्बिशन है कि मैं आपको अकाउंट्स में एक्सपर्ट बना दूं। ठीक है, जब आप क्लास 11 12 से निकलोगे ना, तब आप ये बोल सकते हो कि हमने फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक्सपर्ट, जस्ट जनरल नॉलेज नहीं ली, एक्सपर्टाइज नॉलेज लेके निकले हैं क्लास 11 12 में। ठीक है, चलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं जर्नल एंट्री की, कि क्या जर्नल एंट्री करेंगे। तो सर देखो, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए असेट होता है। ठीक है, उसको हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो नरेशन क्या हुआ, कि नरेशन हुआ सर कि क्लोजिंग स्टॉक हमने ट्रांसफर कर दी ट्रेडिंग अकाउंट में। तो नरेशन होगा बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके पीछे लॉजिक देख लो कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किए, क्यों किए, क्योंकि देखो क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए असेट है। ठीक है, और असेट है, इसीलिए हमने क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर दिया और इसे कहां ले जाना है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इसीलिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट को क्रिएट किया। इसके पीछे थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड जो होता है जर्नल के, वो मैं आगे चल के दूंगा, अभी मैं नहीं समझा सकता।
ठीक है। चलो, तो अभी हमने यहां तक क्या सीखा, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो गुड्स बचा हुआ रहता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। वो उसकी हम जनरली अपने बुक्स में कोई एंट्री नहीं करते, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। आप याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसीलिए यहां पे ये लिख देता हूं, क्लोजिंग स्टॉक जो है कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। एंट्री जो होती है वो ट्रांजेक्शन की होती है, ठीक है। ये क्या है सर, ये इवेंट है, ठीक है। अब इस इवेंट को, ठीक है, इवेंट कैसे निकला, जो बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, जो बचा हुआ स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती, बट ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की। देखो, ये आपके पार्ट नहीं है, आपके जर्नल का पार्ट नहीं है, बट आपके बारे में, आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी होना जरूरी है कि हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कैसे करते हैं, वैल्यूएशन कैसे करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे होती है, ठीक है। तो इसके दो पहलू है, एक तो है कॉस्ट प्राइस। अब सर ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में या गुड्स को खरीदने में जो खर्चा लगा वो होता है कॉस्ट प्राइस। वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है गुड्स को खरीदने में या गुड्स को बनाने में जो खर्चा लगा उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। दूसरा होता है मार्केट वैल्यू, दूसरा होता है मार्केट वैल्यू, जिसको हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं, एनआरवी बोलते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू क्या होता है कि आज के डेट में इस स्टॉक को बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा, आज के डेट में अगर इस स्टॉक को बेचते हैं तो कितना पैसा आएगा, वो होता है मार्केट वैल्यू। तो इस दोनों में से जो लोअर हो, जो सबसे कम हो, उसी से वैल्यू होती है क्लोजिंग स्टॉक, वही हमारा क्या कहलाता है, क्लोजिंग स्टॉक। जो दोनों में से कम हो वो हमारा होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो, इसकी कोई एंट्री नहीं होती, बट ये आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए मैं आपको बता दिया कि वैल्यूएशन कैसे की जाती है क्लोजिंग स्टॉक की। उसकी वैल्यूएशन होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है सर, गुड्स को खरीदने में और गुड्स को बनाने में जो खर्चा आती है वो कॉस्ट प्राइस होती है। मार्केट वैल्यू क्या होता है कि आज उस स्टॉक को बेचने जाएंगे तो कितना पैसा आ जाएगा, वो होता है मार्केट वैल्यू। उसी को बोलते हैं एनआरवी, यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसको क्या बोला जाता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की अकाउंटिंग करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो जर्नल होता है वो एक ही होता है, ट्रांसफर करने का, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, अब हम लोग दूसरा एडजस्टमेंट देखते हैं, ये होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, अब फटाफट मुझे बताओ। सर वो खर्चा जो इनकर्ड तो हो गई है, खर्चा तो हो गई है बट उसकी पेमेंट नहीं हुई है, खर्चा तो हो गई है बट उसकी पेमेंट नहीं हुई है। एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। खर्चा हो गई है बट उसकी पेमेंट नहीं हुई है, उसकी पेमेंट की नहीं गई है, ठीक है। अब जरा सोचो इसकी क्या एंट्री होगी, फटाफट मुझे बताओ। सर खर्चा हो गई है तो खर्चा तो हम डेबिट करते हैं, ठीक है, खर्चा हम डेबिट करते हैं। दूसरा, उसकी पेमेंट नहीं हुई है तो यानी ये आउटस्टैंडिंग रह गया, वो खर्चा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। तो सर ये तो लायबिलिटीज है, इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, लायबिलिटीज है। एक खर्चा हो गई बट पेमेंट नहीं हुई, इसके वजह से क्या हुआ, एक लायबिलिटीज का जन्म हुआ। और सर जब लायबिलिटीज बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटीज बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अब मुझे फटाफट बताओ क्या जर्नल करने वाले हो, उसकी जर्नल क्या होगी। सर जर्नल होगी, खर्चा है तो यानी खर्चा को डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस जो भी एक्सपेंसेस होगा, सैलरी, वेजेज, जो भी एक्सपेंसेस रहेगा उसका नाम हम लोग दे लेंगे कि जो भी खर्चा है उसको, उस अकाउंट को हम क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे टू आउटस्टैंडिंग, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो यहां भी जो भी खर्चा है उसका नाम हम लोग यहां पे लिख लेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। क्या हुआ एंट्री, सर खर्चा का एंट्री हुआ, खर्चा का डेबिट किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया। नरेशन क्या होगा, नरेशन होगा कि खर्चा तो हुआ, जो भी खर्चा है उस खर्चा का नाम लिखेंगे, बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, खर्चा हो गया, ठीक है, बट उसकी पेमेंट नहीं हुई, बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, उसकी पेमेंट नहीं हुई, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सैलरी, सैलरी हमने, हमारे स्टाफ हमारे यहाँ काम किए बट उस मंथ की सैलरी यानी 31 मार्च की सैलरी हम अप्रैल में देते हैं, यानी कि महीना
पूरा होने के बाद 2 दिन बाद देते हैं। तो जब हमें बुक्स क्लोज करना है तो खर्चा तो मार्च का है, तो हमें खर्चा तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बट जो वो एक लाइबिलिटीज बन के होगा जिसका पेमेंट अगले मंथ में होगा, तो ये हमारे लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। तो एक एग्जांपल ले लो, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या एंट्री करोगे सर, इसकी एंट्री क्या करोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी की? सर एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट है तो सर क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि रेंट हमारे लिए खर्चा है, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग वेजेज हो तो सर आउटस्टैंडिंग वेजेस का एंट्री क्या होगा, वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज, यानी हम उस खर्चा को डेबिट करेंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। चलो अब हम बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये क्या होता है, देखो कोई खर्चा जब हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं तो वो हो जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अब कोई खर्चा जो हुआ ही नहीं है लेकिन हम उससे पहले उसकी पेमेंट कर दिए, ठीक है, हमारा इस साल का वो खर्च नहीं है बट हमने उसकी पेमेंट एडवांस में कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे लिए असेट है। अब असेट क्यों है सर, अब देखो जब हम किसी खर्चा का पेमेंट एडवांस में कर देते हैं, ठीक है, और अगर वो कारणवश वो खर्चा नहीं होता है तो पैसा हमारे पास क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। तो वो इस वजह से वो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो हमारे लिए असेट हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, असेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या असेट है। तो अब बताओ फटाफट जर्नल एंट्री क्या करोगे, इसकी जर्नल क्या होगी। तो सर इसकी एंट्री तो बहुत सिंपल है कि खर्चा है तो खर्चा को तो हमें डेबिट करना है, एसेट है एसेट तो हमें डेबिट करना है, तो हम क्या करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और इस वजह से हमारा खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम एडवांस में पे कर रखे हैं पहले से तो इससे हमारा खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम एक्सपेंसेस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हमने इसमें लॉजिक क्या लगाया, प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट बढ़ रहा है तो इसीलिए हमने डेबिट किया, दूसरा खर्चा हमारा कम हो रहा है इसीलिए हमने क्या किया, क्रेडिट किया, ठीक है। चलो अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे हमने प्रीपेड रेंट, हमने एडवांस में रेंट पेमेंट किया, बताओ क्या एंट्री करोगे, सर प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। प्रीपेड सैलरी, हमने अपने स्टाफ की सैलरी की पेमेंट एडवांस में कर दी तो उस केस में क्या एंट्री होगा, सर अगर हम स्टाफ की सैलरी एडवांस में पेमेंट करेंगे तो इसके लिए एंट्री होगा प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। उसी तरह से एडवांस वेजेज, हमने वेजेस की पेमेंट एडवांस में कर दी तो क्या एंट्री होगा, सर प्रीपेड वेजेज अकाउंट डेबिट टू वेजेस। तो इस तरह से हम लोग इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। चलो बच्चों अब हम लोग फोर्थ एडजस्टमेंट की बात करते हैं जो है अक्रूड इनकम। क्या होता है सर अक्रूड इनकम, बताओ फटाफट आप। अक्रूड इनकम होता है इनकम जो हमने कमा लिया है बट उसकी पेमेंट मुझे अभी तक नहीं आई है, वो हमारे लिए क्या होता है, अक्रूड इनकम। हमने कमा लिया है यानी हमने इनकम अर्न कर लिया है, इनकम अर्न कर लिया है बट नॉट रिसीव्ड, यानी पेमेंट उसकी अभी तक मेरे पास आई नहीं है। अब फटाफट बताओ बच्चों ये क्या होता है। अब देखो हमने कमा लिया तो पैसा आज नहीं आया तो कल तो आएगा, यानी फ्यूचर में आने वाला है पैसा, तो हमारे लिए क्या होगा, सर ये हमारे लिए असेट होगा, ये हमारे लिए क्या होगा, असेट होगा, ठीक है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, तो इसकी क्या एंट्री करेंगे, जर्नल क्या होगा सर। अब देखो अगर कोई एसेट है तो हम उसे डेबिट करते हैं, ये तो आप लोग को पता है, तो इसीलिए अक्रूड इनकम को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अक्रूड इनकम को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए असेट है। दूसरा हमारा इनकम भी तो अर्न हुआ है, इनकम भी तो कमाए हैं, तो हमारा इनकम भी तो बढ़ेगा, तो क्या होगा, टू इनकम अकाउंट। यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है सर, एक तो हमारा असेट बढ़ा और दूसरा हमारा रेवेन्यू बढ़ा। रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, असेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। नरेशन क्या होगा, नरेशन वही होगा बीइंग इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, बीइंग इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव। हमने इनकम तो कमा लिया बट रिसीव नहीं किया, बट नॉट रिसीव, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, अनअक्रूड इनकम। नेक्स्ट 5, यानी इसे अनअक्रूड नहीं बोला जाता, इसे बोला जाता है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम ये क्या होता है सर, अनअर्न्ड
यानी हमने अभी तक कमाया नहीं है, हमने अभी तक कमाया नहीं है लेकिन पैसा मिल गया, हमने अभी तक कमाया नहीं है बट पैसा मिल गया, इनकम हमें एडवांस में मिल गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब जरा आप सोचो कि हम किसी से पहले पैसा ले ले, ठीक है, जैसे मान के चलो कि आपने ट्यूशन फी एडवांस में किसी टीचर को पेमेंट कर दी, तो क्या होगा, किसी कारणवश अगर वो टीचर आपको पढ़ा नहीं पाता है तो वो क्या करेगा, वो आपको पैसा वापस कर देगा। यानी एक जिम्मेदारी बन जाती है, एक लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाती है। तो अर्न इनकम हमारे लिए क्या है सर, ये हमारे लिए एक लाइबिलिटीज की तरह है कि हमने पैसा पहले ले लिया, हमको कमाने से पहले क्या हो गया, पैसा आ गया। तो अब लाइबिलिटीज को तो हम क्रिएट करते हैं, लाइबिलिटीज को हम क्रिएट करते हैं, लेकिन जो इनकम है वो हमने एडवांस में रिसीव कर लिया, इससे क्या होगा, हमारा इनकम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इनकम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एंट्री क्या करेंगे सर, इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, इनकम क्या हो गया, एडवांस में मिल गया। ठीक है, अब लॉजिक क्या लगा रहे हो सर, यहाँ पे इनकम रेवेन्यू क्या हो रहा है, मेरा घट रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइबिलिटीज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस बेसिस पे हमने इनकम को डेबिट किया और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट किया। ठीक है, एग्जांपल, अब जैसे हमको रेंट एडवांस में मिल गया, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब जरा हमें बताओ क्या एंट्री करोगे सर, हमें अगर एडवांस में रेंट मिला है तो पहली बात तो रेंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू को कम कर रहा है, टू इनकम यानी रेंट इन एडवांस। ठीक है, चलो चलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं जो है डिप्रीसिएशन। क्या है, डिप्रीसिएशन। डिप्रीसिएशन क्या होता है, डिप्रीसिएशन एक एक्सपेंसेस है जो नॉन कैश है, इसे हम बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब इससे क्या होती है, एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। देखो जो भी एसेट हम खरीदते हैं, ठीक है, तो हमने कोई एसेट खरीद के लाया, अब उसका एक साल बाद वही वैल्यू सेम टू सेम वैल्यू तो नहीं हो सकती। हमने एक कंप्यूटर खरीदा या हमने एक मोटर कार खरीदा, अब उसकी वैल्यू एक साल बाद वही तो नहीं रहने वाली है, उसके वैल्यू में क्या होगी, गिरावट आएगी, डिक्लाइन होगा। बहुत सारे रीजन है, वो पुराना हो गया है, ठीक है, अब वो जो है उससे अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, तो बहुत सारे रीजन होते हैं डिप्रिसिएशन चार्ज करने के। हम डिप्रिसिएशन इसलिए चार्ज करते हैं जिससे हम एसेट के वैल्यू को कम कर सके, और वो पैसा क्या करता है, वो पैसा उतना से प्रॉफिट को कम करता है, वो एक रिजर्व के रूप में क्रिएट हो जाता है, और उस पैसा का यूज करके फ्यूचर में जब हमारा वो एसेट बहुत पुराना हो जाता है, यूज करने लायक नहीं रहता है, तो हम एक नया एसेट खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ठीक है, चलो इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में, चूंकि इसका एक सेपरेट चैप्टर दिया है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी बस हम बात करते हैं डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या करेंगे। ठीक है, तो सर डिप्रिसिएशन की एंट्री होगी, ये एक खर्चा है आपने बता दिया, अगर आपने खर्चा बता दिया तो इसकी एंट्री क्या होगी, खर्चा तो हमेशा डेबिट करते हैं सर, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे। साथ में आपने ये भी बता दिया कि इस खर्चा की वजह से हमारे एसेट को कम किया जाता है, यानी हम इस एसेट को कम करने के लिए तो डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो सर एसेट को कम करने के लिए अगर हम चार्ज करते हैं तो एसेट को हमें कम करना होगा, यानी एसेट अकाउंट टू एसेट अकाउंट, जो भी एसेट है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एसेट को क्यों क्रेडिट किए सर, अब देखो एसेट को क्रेडिट इसलिए क्योंकि एसेट को कम करना है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं, ये तो हमें क्लियर रूल बताया। ठीक है, चलो तो हमने एंट्री क्या किया, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। नरेशन क्या होगा सर, नरेशन होगा बिंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट, बिंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट। ठीक है, अब देखो इसके एग्जांपल, जैसे आप बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो क्या एंट्री करोगे सर, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। आप फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो क्या एंट्री करोगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। आप कंप्यूटर पे चार्ज कर रहे हो तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट, यानी जो भी एसेट है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग डिप्रिसिएशन में बस इतना ही पढ़ेंगे, आगे जो है इसके बारे में डिटेल में हम लोग को चैप्टर दिया है, तो उस चैप्टर में डिप्रिसिएशन पढ़ने वाले हैं। अब देखो सातवां जो हमारा एडजस्टमेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इसके बारे में हम समझते हैं, यानी पूंजी पर ब्याज। अब देखो ये हमारा प्रोपराइटर है। प्रोपराइटर कौन होता है सर? बिजनेस का ऑनर होता है, ठीक है। और ये हमारी बिजनेस है, ये हमारी क्या है सर? बिजनेस है। अब बिजनेस में प्रोपराइटर क्या करता है? पैसा इन्वेस्ट करता है, अमाउंट इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कैपिटल के रूप में पैसा लगाता है बिजनेस में, ठीक है। ये क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। अब ये जो इन्वेस्ट करता है उसी को तो हम कैपिटल बोलते हैं, कि जो कुछ भी बिजनेस का ऑनर जब बिजनेस में लगाता है तो वो क्या हो जाता है? वो कैपिटल हो जाता है, ठीक है। चलो, अब बिजनेस का ऑनर बोलता है कि देखो हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, अगर हम बिजनेस में पैसा नहीं लगाते, कहीं दूसरे जगह लगाते, तब भी हम कुछ ना कुछ उस पैसा का तो कमा लेते ना। देखो अगर आपके पास पैसा है तो आप एफडी भी कर दोगे, तब भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो अगर बिजनेस को ऑनर पैसा नहीं देता, किसी दूसरे जगह से लेना पड़ता, बैंक से लेना पड़ता, किसी इंस्टीट्यूशन से लेना पड़ता, तब भी उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता। ऐसा तो नहीं कि इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। तो बिजनेस बोलती है कि तुम एज अ ऑनर पैसा लगा रहे हो तो हम तुमको क्या करेंगे? इंटरेस्ट देंगे। तुम्हारे बिजनेस, तुमने जो भी बिजनेस में पैसा लगाया उस कैपिटल पे हम क्या करेंगे? तुमको इंटरेस्ट देंगे। तो यहां पे क्या कर रही है? बिजनेस का ऑनर जो है वो बिजनेस में जो कैपिटल लगा हुआ है उस पे ऑनर को क्या कर रही है? इंटरेस्ट दे रही है। क्या दे रही है? इंटरेस्ट, ठीक है। किस पे? उसी कैपिटल के ऊपर वो इंटरेस्ट दे रही है। किसको? बिजनेस को, ऑनर को, सॉरी ऑनर को। अब जरा सोचो बाबू कि हम पैसा लगाए, हम बिजनेस का ऑनर है, हमने पैसा लगाया बिजनेस में, बिजनेस हमें क्या दे रही है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं? ऑनर की अकाउंटिंग करते हैं या बिजनेस की? सर अकाउंटिंग तो होती है बिजनेस की, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है वो बिजनेस की होती है। तो अब मुझे ये फटाफट बताओ कि बिजनेस के बुक में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होने वाला है? यानी क्लियर के हिसाब से देखो, कोई भी अकाउंट है उसके 5 टाइप के ही नेचर हो सकते हैं, या तो असेट हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, लायबिलिटीज होता है, रेवेन्यू होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो ये मुझे फटाफट बताओ कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होगा? तो सर बिजनेस चुका रहा है, पेमेंट कर रहा है बिजनेस के ऑनर को, तो ये हो जाएगा सर खर्चा, ये हो जाएगा खर्चा। और इतिहास गवाह है कि खर्चा होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट करने वाले हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट किसको करें? सर कैश को क्रेडिट करते हैं, हर महीना क्या करेंगे? कैपिटल पे पेमेंट इंटरेस्ट देंगे। अब बताओ ये हैक्टिक नहीं हो जाएगा? देखो नॉर्मली हम जो दूसरे से, बाहर वाले से लेते हैं इंटरेस्ट, तो उसको भी इंटरेस्ट हर महीना नहीं देते हैं। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो क्या होता है? इंटरेस्ट का कंपोनेंट क्या होता है? लोन में जोड़ देता है, ठीक है। और जब पेमेंट होती है तो लोन के साथ ही हम इंटरेस्ट को भी चुकाते हैं। और ये तो अपना घर का इंसान है भाई, ये बिजनेस ऑनर तो आप उसी का तो बिजनेस है, तो उसको हर महीना कैपिटल पे इंटरेस्ट उसके अकाउंट में पेमेंट करने की क्या जरूरत है? तो बिजनेस ऑनर बोलता है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम को जो हमने पैसा दिया है, हमने जो कैपिटल दिया है, तो जो भी तुमको इंटरेस्ट देना है वो इंटरेस्ट तुम कैपिटल में ही जोड़ते चलो। तो मैंने क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो कैपिटल में जोड़ दिया जाता है, और कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा यानी कैपिटल बढ़ेगा। और तुम बताओ बाबू, कैपिटल बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? सर क्लियर का रूल बोलता है कि कैपिटल को जब बढ़ाना है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो हमें पता चल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, और कैपिटल अकाउंट हम इसलिए क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में जुड़ जाता है। तो हम बताओ जर्नल एंट्री क्या करने वाले हैं? जर्नल एंट्री क्या करने वाले हैं? सर जर्नल एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब बताओ नरेशन क्या होगा? नरेशन वही होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। चलो अब यहां पे मैं नरेशन लिख ही देता हूं जिससे आप लोग क्लियर रहोगे। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड, ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड। अब ये बताओ लॉजिक हमारा क्या था? लॉजिक हमारा था कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, बढ़ा है इसीलिए डेबिट किए, और कैपिटल यहां पे बढ़ रहा है इसीलिए क्रेडिट किए, ठीक है। तो इस लॉजिक पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है चार्ज किए।
चार्ज हम इसलिए वर्ड बोल रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया जाता है, बिजनेस के ऑनर को, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किए, चार्ज यहाँ पे वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बिजनेस जो होता है बिजनेस के ऑनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट देती है, इसीलिए बिजनेस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो खर्चा माना जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये टॉपिक हम लोग क्लास 12 में इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिकली चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल, उसमें हम लोग डिटेल में सीखेंगे। अभी हमें वो कैलकुलेशन वगैरह सीखने की जरूरत नहीं है, अभी हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या जर्नल एंट्री होना चाहिए। देखो अभी आपको जो भी पढ़ना है वो जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है। तो जर्नल एंट्री तो बहुत सिंपल है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा इसीलिए डेबिट करते हैं और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो आप लोग जो भी स्टूडेंट मेरे पास पढ़ रहे हैं, आप मुझे एक बार ये कमेंट्स करके बताना कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, यानी मेरी स्पीड कैसी है। आपको क्या लगता है कि सर बहुत ज्यादा लेंदी पढ़ाते हैं या आप इंटरेस्टिंग पढ़ा रहे हो या कैसे पढ़ा रहे हो, आप जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मुझे समझ में आएगा कि आपको मैं जो पढ़ाता हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो आप बताओ, उसकी सॉल्यूशन हम जरूर लाएंगे। हम अपने टीचिंग के स्टाइल या आपका जो भी मोड है उसमें हम जरूर बदलाव लाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की, जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। सर ये क्या होता है? ड्रॉविंग का नाम आपने सुना है, ड्रॉविंग पर ब्याज। ड्रॉविंग तो जानते हैं सर, बिजनेस का ऑनर जब भी बिजनेस में से कुछ निकालता है, चाहे गुड्स निकालता है, कैश निकालता है अपने पर्सनल और डोमेस्टिक यूज के लिए, तो उसी को हम ड्रॉविंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारी बिजनेस है, ये हमारी क्या है, बिजनेस है, और हमारा जो ऑनर है बिजनेस का ऑनर को जब भी कभी पैसे की जरूरत होती है, बिजनेस के ऑनर को जब भी कभी पैसे की जरूरत होती है, गुड्स की जरूरत होती है या किसी भी चीज की जरूरत होती है, तो बिजनेस में से कभी कभी कुछ निकाल लेता है पर्सनल और डोमेस्टिक यूज के लिए। क्या मैं बोल रहा हूं? पर्सनल और डोमेस्टिक यूज के लिए वो गुड्स या कुछ भी निकाल लेता है बिजनेस में से। ठीक है, चलो अब वो निकाल लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं ड्रॉविंग। जो भी निकालता है उसे हम बोलते हैं ड्रॉविंग। अब बिजनेस बोल रहा है भाई जब तुम पैसा लगाए कैपिटल के रूप में तो हम तुमको ब्याज देते थे ना, जब तुम कैपिटल लगाते हो तो हम तुमको ब्याज देते थे, अभी तुम पैसा निकाल रहे हो तो तुमको भी तो ब्याज देना पड़ेगा। बिल्कुल, बात तो सही है लॉजिकली। तो अब बिजनेस ऑनर क्या बोलते हैं, ठीक है आप ले लो, बट तुम भी तो हमारे कैपिटल में क्या करते थे, जोड़ देते थे, अब तुम कैपिटल को ही एडजस्ट कर दो, कैपिटल को ही क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। तो यहां पे क्या हो रहा है, बिजनेस का ऑनर जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग दे रहा है। तो अब जरा सोचो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग बिजनेस के लिए क्या होगा? सर बिजनेस के लिए तो बहुत सिंपल है, ये बिजनेस के लिए रेवेन्यू होगा। क्यों होगा रेवेन्यू? सर इसलिए रेवेन्यू होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग बिजनेस को मिल रहा है। ठीक है, अब आप मुझे ये फटाफट बताओ कि क्या ये उसको कैश में देगा बिजनेस का ऑनर? बिल्कुल नहीं देगा। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जोड़ते थे तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग भी कैपिटल में से घटा देंगे, और कैपिटल में से घटाएंगे तो आपको कैपिटल डेबिट करना होगा, और रेवेन्यू है यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग क्रेडिट करना होगा। तो एंट्री क्या करेंगे सर? एंट्री करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स अकाउंट। सर आपने लॉजिक क्या लिया? लॉजिक यहां पे ये लिया कि कैपिटल को हम इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है, कैपिटल मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इसलिए किए क्योंकि रेवेन्यू मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस वजह से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को क्रेडिट किया। ठीक है, नरेशन क्या होगा सर? नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग चार्ज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग यहां पे हम चार्ज कर रहे हैं, हमको मिलने वाला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग चार्ज। ठीक है, चलो अब इसके बारे में भी हम लोग डिटेल जो है वो नेक्स्ट क्लास 12 में जब पढ़ेंगे तो वो पार्टनरशिप फंडामेंटल में अच्छे से सिखाया जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आपकी हो जाती है एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री खत्म। तो हमने फटाफट जो भी पढ़ा क्विकली मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि हमने आज क्या पढ़ा एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री में। तो सबसे पहला हमने पढ़ा क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहला क्या पढ़ा? क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री। सर क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट करेक्ट चाहिए होता है। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री करते हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट।
क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। फिर सर वैल्यूएशन हम लोग करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो होती है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो दोनों में से लो हो उस पे करते हैं। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, गुड्स को बनाने में जो खर्चा लगा, गुड्स को खरीदने में जो लगा वो होता है कॉस्ट प्राइस। और मार्केट प्राइस क्या होता है कि आज के रेट में अगर उस स्टॉक को हम बेच दें तो क्या पैसा आएगी, वो होता है मार्केट प्राइस। ये दोनों दिया रहता है, जो दोनों में से लोअर है उस पे हमको क्लोजिंग स्टॉक की डिटर्मिनेशन करनी होती है। और हमने ये देख लिया कि हमें क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी बुक्स में अलग से अकाउंट करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आप आगे चल के देखोगे ट्रायल बैलेंस के हमेशा बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है, बस हमें ट्रांसफर करने की एंट्री करनी होती है। तो आपको ये याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक की बुक्स में नहीं होती है, ट्रांसफर करने की एंट्री होती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसा खर्चा होता है जो इनकर तो हो गया, खर्चा तो हो गया बट उसकी पेमेंट नहीं हुई, इसीलिए हम खर्चा तो हो गया तो खर्चा को डेबिट करेंगे, और चूंकि पेमेंट नहीं हुई तो उससे एक लायबिलिटीज का जन्म होता है, उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसे हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे सैलरी हमने आउटस्टैंडिंग रखी है तो खर्चा डेबिट है यानी सैलरी डेबिट हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। हमने रेंट आउटस्टैंडिंग रखी है तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, सर एक्सपेंसेस जो एडवांस में चुका दिया, खर्चा हुआ नहीं उससे पहले पेमेंट कर दिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, सर खर्चा अगर हुआ नहीं पहले पेमेंट कर दिए तो ये तो हमारे लिए एसेट है, बढ़िया बात है कि हम पहले एडवांस में पेमेंट करके रखे हैं, तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस को क्रेडिट करते हैं। जैसे हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया तो वो एडवांस रेंट जो है हमारे लिए डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो हमारे लिए एसेट है, और रेंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वहां से उतना से खर्चा क्या हो गया है, कम हो गया है। अब बात करते हैं अक्रूड इनकम। ये क्या होता है, देखो वो इनकम जो कमा तो लिए हैं लेकिन अभी तक मिला नहीं है, कमा तो लिए हैं लेकिन अभी तक मिला नहीं है, यानी ये हमारे लिए असेट होता है। ये हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है, क्योंकि पैसा आना फ्यूचर में बाकी रहता है, फ्यूचर में पैसा आएगा, तो फ्यूचर में पैसा आएगा तो वो हमारे लिए असेट होता है। अक्रूड इनकम को डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट करते हैं। इनकम को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, कमा लिए हैं, तो कमा लिए तो हमारा रेवेन्यू तो बढ़ गया, इसीलिए हम इनकम को क्रेडिट करते हैं। अक्रूड इनकम को इसलिए डेबिट करते हैं क्योंकि असेट होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अनअर्न इनकम। कमाए नहीं लेकिन पहले पैसा कोई दे दिया, कोई कस्टमर पहले ही दे दिया, ये एडवांस रखो। अब हमारे लिए जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर जिम्मेदारी ये बन जाती है कि हमको फ्यूचर में उसको इकोनॉमिक बेनिफिट डिलीवर करना है, कि अगर हमको पैसा दिया तो फ्यूचर में हमको कुछ ना कुछ काम करके देना है, यानी हमको फ्यूचर में कुछ देना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे लिए एक लायबिलिटीज बनता है, तो इसीलिए उस लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट करते हैं। डेबिट किसको करेंगे सर, इनकम को डेबिट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्रिसिएशन की। हमने क्या देखा, डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन एसेट को कम करने के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो ये एक नॉन कैश एक्सपेंसेज है, ये एक ऐसा खर्चा है जो खर्चा तो है लेकिन इसको कैश और बैंक में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले जब हमने एसेट को खरीदा था तब हमने पेमेंट ऑलरेडी कर दिए थे, वो पैसा बचता है और उसी पैसा से जब हमारा एसेट पुराना हो जाता है तो नया एसेट खरीद के लाते हैं। एंट्री क्या करते हैं सर, खर्चा है तो डेबिट करोगे ना जी, डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करो और एसेट अकाउंट को क्रेडिट करो। एसेट को क्यों क्रेडिट करते हो, क्योंकि डिप्रिसिएशन चार्ज करने से तुम्हारा एसेट का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इतिहास गवाह है कि जब भी एसेट कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं और एसेट जब बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। ये कौन बोलता है, इतिहास नहीं बोलता है, ये क्लियर का रूल बोलता है, डेबिट और क्रेडिट का रूल बोलता है। जैसे मेरे को कल एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर हमको ना डेबिट किसको करते हैं किसको क्रेडिट करते हैं समझ में नहीं आता है। अब देखो ये चीज समझने के लिए ना आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर सीखना होगा। हमने इसके लिए बहुत ही डिटेल में 4 क्लास दिए हैं, ठीक है। आपको किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है वो वहां से सीखने को मिलेगा। जर्नल में तो हम बस अच्छे से दिखाते हैं कि कौन सा क्या होता है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, लेकिन उसकी जो बेसिक जो फाउंडेशन होता है वो आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में सिखाया जाता है। तो अगर आपने अच्छे से क्लास नहीं देखा है, या एक हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको अगर एक बार में आपको क्लैरिटी नहीं मिले तो आप वापस एक बार क्लास करके देखो और फिर ये पता करो कि कौन, ऐसा तो नहीं है कि आप नॉर्मल जर्नल एंट्री जैसे हम कोई खर्चा करते हैं उसकी एंट्री नहीं होता है, आपको कोई टेक्निकल अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है जिसकी आपको जर्नल एंट्री समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके बताओ कि सर हमको ये ट्रांजैक्शन की एंट्री समझ में नहीं है। अब आप डायरेक्ट ये बोलोगे कि हमको सर डेबिट क्रेडिट पता ही नहीं चला, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मैंने इसके लिए 4 क्लास अलग से दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आइडिया तो है, बस किसी ट्रांजैक्शन में आप अटक रहे होंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि किस ट्रांजैक्शन में आप अटक रहे हो, आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर और कौन सा ट्रांजैक्शन वो बताओ, तो मैं कमेंट्स करके बता दूंगा। वैसे भी आने वाले क्लासेस में आपको जर्नल की सारी क्वेश्चन का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं एक बहुत ही बड़ा वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा, उसमें सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या देखा था कि बिजनेस का ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है, बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है
बिजनेस चार्ज देती है, ठीक है। तो ये बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है, क्योंकि ये ऑनर को देती है, लेकिन ये कैश में नहीं देती है, कैपिटल में जोड़ देती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, इसीलिए हम डेबिट करते हैं, और कैपिटल में जोड़ देते हैं, इसीलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब बिजनेस बोलता है कि हम तुमको इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल के ऊपर में, तो जब तुम पैसा निकालते हो तो उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो उसी को बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब बिजनेस चार्ज करती है किसके ऊपर, ऑनर के ऊपर, तो ये तो हमारे लिए इनकम है बिजनेस के लिए। हम हमेशा बुक्स बिजनेस के हमेशा अपने आप को अकाउंटेंट किसका मानोगे, ऑनर का मानोगे या बिजनेस का मानोगे? सर बिजनेस का मानेंगे। तो बिजनेस के लिए तो रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू को क्रेडिट करो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्रेडिट करो। और किसको डेबिट करोगे? सर कैपिटल को डेबिट करेंगे, क्योंकि हाथों हाथ हम कैश पेमेंट नहीं करते, कैपिटल में एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने सारा एडजस्टमेंट एंट्री हमने सीख लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो बच्चों, तो हमने अब बुक्स को तो क्लोज कर दिया है, हमने जो भी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करने थे पास कर दिए। अब हमारा बुक्स क्लोज हो गया है। अब क्या करना है, साल के अगले दिन, यानी हमारा साल का अगला दिन कब होता है सर? 1 अप्रैल को मेरा साल का अगला दिन होता है। जिस दिन बुक्स क्लोज होने के बाद जो फर्स्ट डे होती है वो 1 अप्रैल होती है, और जो कैलेंडर ईयर फॉलो करती है उसके लिए क्या होता है सर? 1 जनवरी। 1 जनवरी जो कैलेंडर ईयर होता है वो होता है। तो सर इस डेट को हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास बैलेंस होते हैं एसेट, कैपिटल और लायबिलिटीज, उसको अपने बुक्स में लेके आते हैं। उसे क्या करते हैं, अपने बुक्स में लेके आते हैं। जो भी एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज बचता है, ठीक है, उसे हम अपने बुक्स में ट्रांसफर करते हैं। तो उसके लिए एक एंट्री किया जाता है, एसेट को डेबिट करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं और लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। आपको पता है एसेट का डेबिट रूल होता है, कैपिटल का भी बैलेंस क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज का भी बैलेंस क्रेडिट होता है। तो वही होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू लायबिलिटीज अकाउंट। ये जर्नल एंट्री होती है। बट मैं चाहूंगा यहीं पे मैं नहीं खत्म करूंगा, इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ओपनिंग जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट होता है, क्लोजिंग जर्नल एंट्री, मुझे भी क्लास 12 पास करने के बाद भी मेरे को क्लैरिटी नहीं हुआ था। जब हम लोग सीए आईपीसीसी में गए थे तो तब इसकी आइडिया लगी थी ये क्या होता है। तो इसके पीछे जो मैं इसका जो बैकग्राउंड है मैं उसको बताना चाहता हूं, ठीक है। तो फटाफट ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बोलता है कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमें क्या बोलता है कि तुमको बुक्स क्लोज करना है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सबसे पहला बात, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमें बोलता है कि बिजनेस को, हर एक बिजनेस को, इच बिजनेस, आप साथ में नोट भी करते चलो, इच बिजनेस क्लोज देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। हर एक बिजनेस क्या करती है, क्लोज करती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट। कब करती है सर क्लोज? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ, बोल सकते हो एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर एक साल क्या करती है, हर एक बिजनेस जो है बुक्स क्लोज करती है। तो ये तो सर आपने बता ही दिया, अभी आप ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि हर एक बिजनेस अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करती है। तो जरा ध्यान से देखो कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है, जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होगा, ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जितने भी अकाउंट्स होंगे ये वो 5 टाइप के ही हो सकते हैं, एसेट के, कैपिटल के, लायबिलिटीज के, रेवेन्यू के, एक्सपेंसेस के, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस के, एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट, और दूसरा ऑल इनकम जिसको रेवेन्यू बोलते हैं, ऑल इनकम जिसको रेवेन्यू बोलते हैं, ऑल रेवेन्यू अकाउंट। ये दोनों अकाउंट की बात हम सबसे पहले करते हैं, ठीक है। तो ये जो खर्चा है और जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, अब जब हम बुक्स क्लोज करते हैं, ठीक है, तो इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में। इसको सारे खर्चे और इनकम को ट्रांसफर किया जाता है टू ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रांसफर किया जाता है टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। अभी आप लोग ध्यान से सुनना, बाद में इसको नोट कर लेना, ठीक है। मैंने क्या बोला कि सारे खर्चे और रेवेन्यू, इन दोनों को क्या किया जाता है, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है,
ठीक है। अब बताओ बच्चों कि जब हम ट्रेडिंग और पीएल को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो ये बताओ कि क्यों करते हैं। ऐसे ही तो नहीं कर देंगे, एक्सपेंसेस और इनकम है तो चलो ट्रांसफर कर देते, इसके पीछे लॉजिक होगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, हर एक बिजनेसमैन को यह जानने की जरूरी होती है कि उसका नेट प्रॉफिट, यानी वो बिजनेस जो चला रहा है उससे में उसको कितना मुनाफा हुआ है। अब मुनाफा जानने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा सर, उसको जितने सारे खर्चे होंगे, जितने सारे इनकम होगा, उसको इकट्ठा करके नेट करना होगा कि उसका नेट इनकम कितना हुआ है, वही तो प्रॉफिट होता है। इसीलिए ये इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग और पीएल में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। इससे हमें किस चीज की जानकारी मिलती है सर, इसका जो नेट रिजल्ट होता है ट्रेडिंग और पीएल का, नेट रिजल्ट जो होता है ट्रेडिंग और पीएल का, या तो वो नेट प्रॉफिट हो सकता है, या तो वो नेट प्रॉफिट हो सकता है, या फिर वो नेट लॉस हो सकता है। प्रॉफिट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, दोनों में से कुछ एक हो सकता है, ठीक है। प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। अब जरा सोचो कि ये जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर ही, ये तो हम ट्रेडिंग पीएल एंड में बनाए, और इस जो प्रॉफिट या लॉस को हम क्या करते हैं सर, कैपिटल अकाउंट में जोड़ देते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। प्रॉफिट अगर होता है तो कैपिटल अकाउंट में जोड़ देते हैं, और लॉस होता है तो सर कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अल्टीमेटली ध्यान से देखना, हमारा ट्रेडिंग और पीएल तो खत्म हो गया, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल को भी क्लोज कर दिए, प्रॉफिट और लॉस निकाल लिए, और वो प्रॉफिट और लॉस को क्या किया, कैपिटल में जाके जोड़ दिए। अब बताओ एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर ये जो खर्चा और इनकम सब खत्म, इसका अकाउंट भी बंद हो गया, क्योंकि इसको ट्रेडिंग और पीएल में लेके चले गए, और ट्रेडिंग पीएल भी बंद हो गया, क्योंकि इसका जो नेट रिजल्ट है उसको हम कैपिटल में एडजस्ट कर दिए। प्रॉफिट हुआ तो जोड़ दिए, लॉस हुआ तो माइनस कर दिए। अब जरा देखो, ये दोनों तो खत्म हो गया, इनकम और एक्सपेंसेस। अब बचा कौन कौन सा, अब बचा सर तीसरा चौथा पांचवा। तीसरा चौथा पांचवा क्या क्या है सर, तो थोड़ा इसको मैं इधर ऊपर ले जाता हूं, ठीक है। और तीसरा चौथा पांचवा क्या है सर, कैपिटल अकाउंट होगा। एक तो कैपिटल अकाउंट होगा, तो कैपिटल में जो बैलेंस था वो तो था ही, साथ में ट्रेडिंग और पीएल का जो नेट प्रॉफिट आया वो भी इसमें जोड़ दिया गया। तो अब ट्रेडिंग पीएल की बात खत्म, अब वो कैपिटल में के अंदर घुस चुका है, ठीक है। अब बचा क्या सर, कैपिटल हुआ, लाइबिलिटीज हुआ, ठीक है, और पांचवा असेट हुआ। इन सबको कैपिटल, लाइबिलिटीज, असेट, यानी ये तो क्लियर हो गया कि जब साल के अंत में ये एक्सपेंस और इनकम तो खत्म हो जाता है, इसको पीएल में लेके जीरो कर देते हैं। पीएल में जैसे ही जाता है वो जीरो हो जाता है इनकम एक्सपेंसेस, और नेट रिजल्ट जो होता है उसको हम कैपिटल में जोड़ देते हैं। ये एकदम माइंड में बिठा लो, ठीक है। चलो अब ये बचा हमारे पास साल के अंत में, क्या बचा, ये तीनों साल के अंत में बचा। मैं इसको हिंदी में लिखा देता हूं कि साल के अंत में, साल के अंत में बचा, ठीक है, ये तीनों, कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट और असेट अकाउंट, ठीक है। चलो अब इसको क्या करेंगे सर, अब ये जो बचा इसको हम तीनों को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं अगले साल के लिए। मैंने क्या बोला, इस तीनों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर। अब ये जो तीनों है वो कहां दिखेगा, ये तीनों जो दिखेगा वो कहां दिखेगा सर, ये तीनों जो दिखेगा वो बैलेंस शीट में दिखेगा। ये तीनों कहां दिखेगा, बैलेंस शीट में दिखेगा। ये तीनों हमें कहां दिखेगा सर, ये बैलेंस शीट में दिखेगा। और यहां से हम क्या करते हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं टू द नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर। मैंने क्या बोला, इसे हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर, ठीक है। अब इस कैरी फॉरवर्ड को करने के लिए जो हमें एंट्री करनी पड़ती है, इसी को बोला जाता है ओपनिंग जर्नल एंट्री। इसी को क्या बोला जाता है, ओपनिंग जर्नल एंट्री। अब देखो मैंने बैकग्राउंड आपको दिया, मैंने आपको पूरा अच्छे से बैकग्राउंड दिया, और उसके बेसिस पे बताया कि हमें ओपनिंग जर्नल एंट्री करने की क्यों जरूरत है। उसको मैंने पहले समझाने की कोशिश की कि देखो, जब तुम्हारा, सबसे पहली बात हम ऐसा करते क्यों है, हमको ओपनिंग एंट्री करने की क्या जरूरत है, और हमें बुक्स को क्लोज करने की क्या जरूरत है। तो देखो, ये अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट बोलता है कि तुम्हें हर साल बुक्स को क्लोज करने हैं। इससे व्यापारी को यह पता चलता है कि साल के अंत में हमने पूरे साल भर कितना कमाया है,
ठीक है। तो तुम क्या करो, बुक्स को क्लोज करो, सारे इनकम और एक्सपेंसेस को क्या करो, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करो, और उस ट्रेडिंग एंड पीएल को बंद करो, बंद करो एक बॉक्स में, और उससे जो निकलेगा रिजल्ट वो निकलेगा प्रॉफिट या लॉस, और उस प्रॉफिट लॉस को कैपिटल में जोड़ दो। अब तुम्हारे पास तीन चीज बचा, कैपिटल, असेट और लायबिलिटीज। अब इसके लिए एक बैलेंस शीट बना लो, साल के अंत में क्या बना लो, एक बैलेंस शीट बना लो, और वो साल के अंत में जो बैलेंस शीट है उसको क्या करो, अगले साल के सुबह में यानी नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग उसको ट्रांसफर कर दो, उसको क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, बैलेंस शीट के सारे कैपिटल एसेट लायबिलिटी को ट्रांसफर करो। अब ये जो ट्रांसफर करने की जो जर्नल एंट्री होती है ना, उसी को बाबू ओपनिंग जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि हम ओपनिंग जर्नल एंट्री क्यों करते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं आपके सामने में एक बैलेंस शीट रख रहा हूं, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस शीट सब कुछ जो बक्सा में जो बंद होके आता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो बैलेंस शीट के अंदर आ जाता है। बैलेंस शीट कब बनाते हैं सर, बैलेंस शीट एंड ऑफ द ईयर होता है, यानी एज ऑन 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर, ऐसा हो सकता है, या तो मार्च को होगा या दिसंबर को होगा एक बैलेंस शीट जो आपके सामने में दिखेगा। अब देखो बच्चों, आपका बैलेंस शीट किस तरह से दिखता है सर, बैलेंस शीट हमारा जो दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा। बैलेंस शीट का एक रो होगा, ठीक है, फिर इसके कॉलम होंगे, ठीक है। एक होता है कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, दूसरा होता है सर असेट साइड। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट दिखेगी, ठीक है। बैलेंस शीट हमारी इस तरह से दिखेगी। अब मुझे फटाफट बताओ कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको क्या बोलते हैं सर, ये होता है लायबिलिटी साइड, ये होता है लायबिलिटी साइड, इसको अमाउंट बोलते हैं, ये अमाउंट का कॉलम होता है। इस तरह से हमारा बैलेंस शीट दिखता है। ये हम लोग किस चैप्टर में पढ़े थे सर, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में ये ऑलरेडी पढ़ रखे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग को आता है, ठीक है। अब लायबिलिटीज में बहुत सारे लायबिलिटीज होंगे, क्रेडिटर होंगे, कैपिटल होंगे, ठीक है। कैपिटल बाद में आएगा, सबसे पहले आप लिख लो क्रेडिटर होंगे, जैसे बिल्स पेबल होंगे, कोई लोन होगा तो वो होगा, ठीक है। बहुत सारी लायबिलिटीज होंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी लायबिलिटीज होते हैं बिजनेस में। असेट में क्या होगा सर, कैश होगा, बैंक होगा, ठीक है। कोई डेटर है तो वो भी असेट होता है, कोई लैंड है, मशीन है, फर्नीचर है, सारे के सारे एसेट होते हैं। तो बहुत सारे आपको एसेट मिलेंगे। इस तरह से बैलेंस शीट होता है। फिर क्या हो जाता है, इसको दो बक्से में बंद कर दिया जाता है, कैपिटल लायबिलिटीज दोनों बराबर होता है, ठीक है। अब हमको ओपनिंग जर्नल एंट्री आपको सिखानी है, तो इस तरह से बैलेंस शीट होता है, वो आपने देख लिया। अब बात करते हैं कि ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या पोस्ट करेंगे सर, ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या करोगे वो बताओ। अब बहुत हो गई कहानी, ठीक है। चलो बच्चों, हमने बुक्स क्लोज करना सीख लिया। अब क्या करेंगे, देखो जो भी असेट है ना सबको हम डेबिट करेंगे, यानी ऑल असेट, ठीक है। जो भी असेट है, जो भी सारे असेट अकाउंट हैं उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जो भी लायबिलिटीज है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जो भी लायबिलिटीज है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब मैच तो हो जाएगी, बिल्कुल सर, हमारा बैलेंस शीट मैच हुआ है तो सारे एसेट को डेबिट किए, सारे लायबिलिटीज को क्रेडिट किए, वो तो मैच होनी ही होनी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपके क्वेश्चन में चालाकी कर देता है, चालाकी ये कर देता है कि वो बैलेंस शीट बना के नहीं देता है आपको ट्रांजेक्शन दिया, एसेट दिया, लायबिलिटीज दिया, बोला ओपनिंग जर्नल एंट्री करके दिखा। उस केस में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाएगा, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर डेबिट में डिफरेंस आया, मतलब क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से, तो वो जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है गुडविल, वो कहलाता है गुडविल, इसको बोलते हैं गुडविल। अब मैं यहां पे बोलूंगा कि आप बस इसको दिमाग में रख लो, ये गुडविल क्यों होता है उसके बारे में आगे चल के सीखेंगे, अभी यहां पे नहीं सीख सकते, ठीक है। और अगर वैसे भी आपको ये छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होगा, कहीं पे आपको बस टेस्ट लेने के लिए दिया जाएगा, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैलेंस शीट मैच ना करे। बैलेंस शीट हमेशा मैच करता है, तो बैलेंस शीट मैच करेगा तो सारे एसेट को डेबिट करोगे, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करोगे, वैसे ही जर्नल एंट्री हो गया। बट अगर आपका डेबिट मान के चलो कम हो रहा है तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, जिसे हम गुडविल बोलते हैं। और सर अगर क्रेडिट कम हो गया तो सर, क्रेडिट कम हो गया तो वो कैपिटल में डाल देना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, कैपिटल में डाल देना, हो गया तुम्हारा काम, तुम्हारा जर्नल एंट्री प्रिपेयर हो गया। सर नरेशन भी बता दो, नरेशन क्या होगा, बीइंग बैलेंस, किसका बैलेंस सर, असेट का, कैपिटल का और लायबिलिटीज का, बैलेंस ऑफ असेट कैपिटल, being balance of asset, capital and liabilities brought forward, brought
फॉरवर्ड, ठीक है, ब्रॉट फॉरवर्ड। चलो ठीक है भाई। अब देखो ये जो ओपनिंग जर्नल एंट्री तुम बनाते हो किसके बेसिस पे बनाते हो, बैलेंस शीट के बेसिस पे। तो ये हमेशा याद रखना कि ये जो ओपनिंग जर्नल एंट्री, यहां पे मैं एक नोट लिखा देता हूं कि नोट ये लिख लो कि ओपनिंग जर्नल एंट्री जो प्रिपेयर होता है, ओपनिंग 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 जर्नल एंट्री इज prepared, opening journal entry is prepared based on the balance sheet at the end of the financial year, based on the balance sheet। बैलेंस शीट के बेसिस पे हम प्रिपेयर करते हैं, वो बैलेंस शीट जो एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर रहता है, एट द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर, ठीक है। चलो तो हमारा टॉपिक हो जाता है, कॉन्सेप्ट हो जाता है ओपनिंग जर्नल एंट्री का क्लियर। तो हम ओपनिंग जर्नल एंट्री समझ लिए। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के लिए हमें क्या करता है, होता है बुक्स क्लोज करना पड़ता है और नेक्स्ट ईयर के अगले दिन के जर्नल एंट्री में सारे एसेट को डेबिट करते हैं, कैपिटल और लायबिलिटीज को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कभी कभी एसेट का डेबिट का बैलेंस मैच नहीं होता है तो डिफरेंस गुडविल कहलाता है, और क्रेडिट का मैच नहीं होता है तो डिफरेंस क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है, ठीक है। चलो बच्चों, तो आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताना कमेंट्स करके। बहुत मजा आया, मुझे तो पढ़ाने में बहुत मजा आया। फिर भी आप लोग को मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग को मजा आया कि नहीं आया। अगर मजा आया तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने से क्या होगा कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं इंडिया में जिनको हो सकता है मेरी वीडियो की जरूरत हो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि मैं जो पढ़ाता हूं कॉमर्स ऐसा है कि वीडियो ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, बट मैं भी उनमें से एक हूं जो मैं कोशिश करता हूं कि बच्चे को यूनिक तरीके से, बहुत ही डिटेल वे में, बहुत ही अच्छे तरह से एक्सपर्टाइज नॉलेज दी जाए। तो मैं उस पर बिलीव करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मजा आया होगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।